तो ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया है ना। तो जिनका छूटा है तो ऐप में नोट्स डला है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक डला है, बुक भी डली है। तो यदि मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तो सवाल नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन उससे देख लेना, हल करवा देता हूँ यहाँ, ठीक, बुक से क्वेश्चन देख लेना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है क्योंकि न्यूमेरिकल अभी शुरुआत कर रहे हो, कैसे कैसे करना है, सरल सा रहता है, ज़्यादा कठिन नहीं रहता। सूत्र पता होना चाहिए और क्या दिया है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, अभी बताऊंगा तो सरल लगने लगेगा। और इस पार्ट से पिछली बार 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया था, तो इस पार्ट से न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, ठीक है, आंकिक प्रश्न आता है। तो देखिए हल 1.1 का कैसे करना है, अभी शुरू है इसलिए मैं समझा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग से करवाऊँगा कि कैसे कैसे करना है। तो आवेश कितने हैं देखो पढ़ के, इसमें 2 आवेशित गोले हैं ना। आवेश को किससे लिखते हैं, Q से, ठीक है। तो एक का नाम रख लेंगे Q1 और एक का नाम रख लेंगे Q2। और यहाँ ऐसा लिखते हैं जैसे ये सब है, तो पहला स्टेप हो जाएगा दिया है। दिया है का मतलब ये है कि प्रश्न को पढ़ना है, उससे ढूंढना है। तो यहाँ पर एक दूसरे से दूरी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। दूरी को किससे दर्शाएंगे, R से, इसमें R से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा R बराबर 30 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ से समझना, जब हम सूत्रों में मान रखते हैं तो वो SI मात्रक में होना चाहिए। तो क्या सेंटीमीटर SI मात्रक है, क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये 30 × 10⁻⁻² मीटर होता है। जहाँ सेंटीमीटर होगा उसको हटाओगे, उसकी जगह रखोगे 10⁻² मीटर, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और मैं बोलूं कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो 100 बटे में आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर बराबर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। फिर से देख लो, इसका पक्षांतर कर दिया 100 का, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 100 का पक्षांतर कर दिए। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात, ये 2 लिख सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया, मीटर हो गया। इसी की घात ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² मीटर हो जाती है, ठीक है। फिलहाल ये जान लो कि जहाँ भी सेंटीमीटर होगा उसके स्थान पर 10⁻² मीटर लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको SI मात्रक में बदलना है। यदि ये पहले से ही मीटर में होता तो हमको बदलने की आवश्यकता नहीं थी। ये लाइन क्लियर हो गई, ठीक। अब देखते हैं आवेश, देखो यार कितना दिया है ये, Q1, देखो पढ़ लो, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। गुड, चलिए इसके बाद दूसरा आवेश देख लेते हैं कितना दिया है यार। हाँ, ये हो जाएगा Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इतना ही दिया है, और कुछ दिया है सवाल में, ठीक है। तो पहले इसको प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद जो उसमें दिया हो उसको छांट करके लिख लेना है। दोबारा से रिपीट कर दूं, R पता है, R इसमें लिख के तो नहीं दिया, आपको सोचना है ये 30 सेंटीमीटर दूरी दिया है और बल निकालना है। तो बल के सूत्र में R रहता तो इसको R से दर्शाएंगे। R बराबर 30 सेंटीमीटर, 30 को सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे, मीटर में, है ना। तो उसकी जगह पर 10⁻² मीटर। इसके बाद ये जो आवेश दिया है, एक को Q1 मान लेंगे, एक को Q2 मान लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, बल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं का मतलब जो इसमें सूत्र लगेगा, तो वो सूत्र लगेगा क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ठीक है। इस तरह से है। और न्यूमेरिकल समझ में आए तो उससे सरल पड़ता है थ्योरी से। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, इन सभी का मान रख देना चाहिए।
तो देखिए f बराबर इसका मान कितना हो गया 9 गुणे 10 की घात 9, ये इसका मान होता है। ये दिया न रहेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करके जाना पड़ेगा, ये नियतांक का मान। अब यहाँ क्या लिखा है Q1, तो यहाँ पर Q1 का मान क्या हो गया 2 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, समझते जाना, मैं करने के बाद सब मिटा दूंगा, फिर आप लोग को खुद से करके दिखाना है। इसके बाद कितना है, हाँ 3 गुणे 10 की घात -7। ठीक, कुछ नहीं, मान रखते जा रहा हूँ, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया। अब क्या बचा है r², तो इस r का भी मान रख देते हैं। r का मान देखो कितना है यार 30। इसको चाहो तो यहाँ से और छोटा कर सकते हैं, तो थोड़ा छोटा मान रख देंगे तो सरल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो ये क्या, इसका 10 हटा दूँ, ये 30 को क्या लिख सकते हो 3 गुणे 10, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 गुणे 10 की घात अब कितनी हो जाएगी, इसका शून्य हटा दूंगा तो -1 हो जाएगी ये। अब इसको मैं करके भी बता दूं, अभी दिमाग में नहीं बैठा ना, ये 30 लिखा है तो इसको लिखोगे 3 गुणे 10 की घात -2, है ना। इसकी घात कितनी होगी 1 होगी, तो इसमें +1 करोगे तो -1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो r का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात -1, और इसमें स्क्वायर है इसलिए इसमें भी स्क्वायर लिख देंगे। मात्रक कात्रक इसमें नहीं लिखना है, सीधे सीधे मान उतारते जाना है। ठीक, तो ये लाइन क्लियर हो गई। अब सबसे दिक्कत होती है कि इसको हल कैसे करें, इतनी बड़ी संख्या देख देख के, पावर देख देख के दिमाग चकरा जाता है, तो कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। हाँ, नहीं, ये सारा कुछ, ये 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9, ये सारा कुछ मिला करके ये हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न है, सबसे पहला काम होता है प्रश्न को पढ़ो, फिर उसमें जो दिया है उसको लिखना है। प्रश्न को पढ़ लिए, दूरी दिया है r बराबर 30 सेंटीमीटर, सीधे लिख दिए। फिर ये देखना है कि क्या ये SI मात्रक में है, यदि SI मात्रक में नहीं है तो इसको बदलना है। तो सेंटीमीटर है और दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, इसको सेंटीमीटर को बदलने के लिए इसको मीटर में करेंगे तो ये 10 की घात -2 हो जाएगा, और इसको अब सेंटीमीटर में लिख के क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे। अब यहाँ समझना, यदि ये 30 लिखा है तो मैं 3 गुणे 10 लिख दूंगा इसको 30 को, तो ये 10 जो है यदि इसको हटाऊंगा तो इसकी जगह +1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 गुणे 10 की घात -1 मीटर हो गई। फिर एक दिया है Q1, दूसरा दिया है Q2, ये सूत्र होता है। सूत्र में मान रख दिए हो इसकी जगह पर, ये 9 गुणे 10 की घात 9, ये वाला मान उसमें न दिया रहेगा, आपको याद करके जाना होगा। फिर ये लिखा है Q1, यहाँ से देख लेना है Q1 का ये वाला मान है, इसको उठा के यहाँ रख देना है। फिर इसके बाद क्या लिखा है Q2, इसको उठा के यहाँ रख देना है। फिर यहाँ पर है r², इसका r का मान उठा करके, जो लास्ट में लिखे हो उसको उठा करके यहाँ रख देना है। ठीक, अब अगले स्टेप में देखिएगा, यहाँ f बराबर ये हुआ। अब इसको हल करेंगे कैसे, तो हल करने का तरीका देखते हैं। पहले इसमें संख्या अलग कर लेते हैं और घातों को अलग कर देंगे। ठीक है, संख्या देखना, ऊपर ये क्या है प्रिया, इधर देखो, फिर नहीं समझ में आएगा, दूसरे की कॉपी देखोगे। यहाँ ये क्या है 9, तो मैं लिखा 9। फिर और देखो ये घात वाला है, छोड़ देंगे। फिर क्या लिखा है 2, तो यहाँ लिख दिए 2। फिर आगे देखो क्या है 3, ये लिख दिया मैं 3। संख्या अलग हो गई। नीचे देखते हैं संख्या क्या है, संख्या क्या है नीचे, कितनी बार है, तो 3 गुणे 3 लिख दूँ। हाँ, ये मैं लिख दिया 3 गुणे 3। बड़े सरल से रहते हैं, केवल तरीका आना चाहिए, थ्योरी से अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाता हूँ, ये 10 की लिख दिया। अब घातों को देखना है, एक तरफ से ऊपर की घात देखना है। यहाँ घात कितनी है 9, ये मैं लिख दिया 9। ठीक, फिर ये घात कितनी है -7, दोबारा 10 नहीं लिखना है, उसी के घात के बगल में इसका मान रख देना, कितना है -7, तो यहाँ क्या लिख दिए -7। फिर यहाँ भी देखो क्या लिखा है -7, तो ये लिख दिया -7। ठीक है, अब यहाँ भी नीचे भी घात थी, तो ये 10 की घात कितनी है -1। यदि स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी -2। अब इसको ऊपर ले जाके रखेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा +2।
जब घातों में भी पक्षांतर होता है ना, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। तो नीचे माइनस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये +2। ठीक है, तो ये इतना बड़ा का इतना छोटा हो गया। अब इसको हल करके देखते हैं, कुछ कुछ कटने वाला है क्या। चलो 3 से 3 काट दिया और 3 त्रिकाए 9 कट गया। क्या बचा है ऊपर, 3 और 2 कितना आया, 6 गुणे 10 की घात। अब बताओ, तो इसमें धन वाले पहले इकट्ठा जोड़ लेना और ऋण वाले इकट्ठा जोड़ लेना। तो 9 और 2 धन में है तो 9 2 11 और 7 7 14 माने -14। तो -14 में 11 चला गया, -3 बचेगा, तो ये -3। और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, इतना बल लगेगा। बस ये इस तरह से इसको निकालना है। ठीक है, और इसमें लिख भी सकते हो, इसमें वैसे प्रकृति नहीं पूछा कि बल कैसा लगेगा। तो बल कैसा लगेगा, ये जो आवेश है इसका चिन्ह देखो आप, प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानोगे, प्लस में। 2 गुणे 10 की घात -7 और यहाँ भी ये क्या है, प्लस में। घात नहीं देखना, इसके सामने का चिन्ह देखना है। दोनों प्लस प्लस हैं तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण वाला कि प्रतिकर्षण वाला, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना है। तो चलो आप लोग करके देखो, अब सवाल आपके सामने है, करके देखो। नहीं बताऊंगा फिर। अब इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, पूरे प्रश्न तो नहीं बताएंगे, जो जरूरी हम पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1.2 है। अब आप लोग को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, पढ़ के देख लो। 0.4 माइक्रोकूलाम। अब वो वाला सवाल छोड़ दो, अभी सामने देखो। 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। ठीक है, तो चलिए ये किसका मान दिया होगा यार, मैं किससे दर्शाऊं इसको, पढ़ के देखो। तो आवेश ना है तो क्या किससे दर्शाऊं, क्यू से। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, दिया है। ठीक है, क्या लिख दूँ, Q1। Q1 का मान कितना है देखो, 0.4 माइक्रोकूलाम। इसका SI मात्रक क्या होता है आवेश का, कूलाम। इसमें कूलाम ही लिखा है ना। अब ये माइक्रो आ गया है तो इस माइक्रो को हटाना है। तो जो माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6 होता है। जैसे सेंटीमीटर का बदले ना, वैसे माइक्रो का मान कितना होगा, 10 की घात -6। तो ये हुआ 0.4 गुणे 10 की घात -6 और ये हो गया कूलाम। समझ में आ गया, ये म्यू हट गया ना। इसका मान जहां भी आएगा 10 की घात -6 लिखना होगा। अभी आगे बढ़ते जाएंगे, कभी भी आएगा। अब सेंटीमीटर का भी याद हो गया, सेंटीमीटर में मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -2 मीटर, वो फिक्स है। और यहाँ माइक्रो का मान 10 की घात -6 मीटर फिक्स है। जैसे 1 किलोग्राम आप पढ़ चुके होगी 1000 ग्राम होता है, तो याद है। ये कुछ नई नई चीज़ें हैं, इनको भी याद कर लेना, और याद करने की जरूरत नहीं, सवाल करते जाएंगे तो होता जाएगा। अब लिखना नहीं है, लिखना नहीं। यहाँ भी दशमलव हटा दोगे तो दशमलव हटाओगे तो क्या लिख सकते हो इसको, 4/10 लिख सकते हो। इस 10 को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा भला, ये 4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। देखो -6 का -7 कैसे हो गया, समझो फिर से देखो। ये 0.4 गुणे 10 की घात -6 था। अब इसको मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो, यदि ये दशमलव हटाए तो कितना होगा, 4/10। इसकी घात 1 न होगी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये -6 है, -1 और गया तो कितना हो जाएगा, -7। तो इस तरह से यहाँ पर 4 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। दशमलव वगैरह हटा लोगे तो सरल पड़ेगा। अब प्रश्न को पढ़ो, दूसरा आवेश ढूंढो, कितना दिया है यार। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 0.8 माइक्रोकूलाम, ये दिया है। दूसरा आवेश है, ये आवेश है ना, कूलाम लिखा है माने आवेश, तो मैं इधर लिख देता हूँ 0.8 माइक्रोकूलाम बराबर मान बताओ,
जीरो, हाँ इसको 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। इसमें क्या किए हैं, हाँ माइक्रो का मान रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे यार, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। दोनों अवेश हो गए। अब क्या दिया है, थोड़ा सा और प्रश्न पढ़ के देखो। बल दिया है ना, बल का मान कितना दिया है, 0.2 न्यूटन बराबर, इसका भी लग रहा है दशमलव हटा दें यार, तो क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हो, और 10 को ऊपर लिख सकते हैं तो 10 की घात -1, और ये क्या हो गया, न्यूटन, है ना। माने अभी छोटी क्लास में यही पढ़ोगे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 लिखेंगे, उसी 10 को यदि घात में लिखेंगे ऊपर तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। निकालना क्या है, ए नंबर देखो, दोनों गोलों के बीच की दूरी, है ना। तो इसमें ए नंबर भी नंबर पूछा है तो ए नंबर डाल देते हैं, ये ए नंबर। सूत्र क्या होता है यार, काहे का सूत्र लगेगा, कुछ अंदाजा है, वही एफ का लगेगा। एफ बराबर क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये सूत्र लिख लिए। निकालना क्या है, दूरी निकालना है दोनों के बीच में, तो क्या करना चाहिए, सूत्र को उस हिसाब से क्या बना लो, आर को इधर भेज देते हैं और एफ को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो मैं ये आर को इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 क्या हो जाएगा, एफ। सही है, सही है, हाँ आर का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट, और रूट लगाओगे तो नीचे से जहाँ से संख्या चालू होगी वहाँ से चालू करना, छोटा सा लगा के ख़त्म मत कर देना। ठीक, छोटी छोटी गलती कर डालते हो ना वो। ये हो गया। अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, मान रख देते हैं। तो चलो यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ आर बराबर, ये रूट लगा है, रूट भी लगा देता हूँ। ये क्या लिखा है, 1/4πε0। ये पूरे का इकट्ठा मान कितना होता है, हाँ 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है यार, Q1। Q1 का मान देखो, 4 गुणे 10 की घात -7। फिर इसको देखो Q2 का मान 8 गुणे 10 की घात -7, ये लिख दिए। और बटे में ये बटे नहीं देखना है, इसका सारा खत्म हो गया ना, कंफ्यूजन में मत रहना। सिर्फ क्या है, एफ का मान देखो, 2 गुणे 10 की घात -1, ये एफ का मान है ना। ये सारे मान देख करके जो दिया है उसी को रखा देना है, सूत्र में रखना तो है मान। अब आगे के स्टेप करें। ठीक है, तो आगे के स्टेप में देखोगे, यहाँ पर जो कटने लायक हो काट दो यार। जैसे ये 2 दूनी 4 कट गया। अब संख्या अलग कर लें, है ना। ये क्या लिखा है बताओ, 9 लिखा है, फिर 2, फिर 8। ठीक है, बटे में तो कुछ है ही नहीं है, तो इसको भी काहे बड़ा करें, इसको उसके हिसाब से साइज बना देते हैं इसका। ठीक है, अब देखो गुणे 10 की घातों को देखो, क्या है यहाँ 9, 2 नहीं है, अच्छा ठीक है, -7, फिर -7, और ये -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है यार, इस बार बताने लगे। आर बराबर, अब यहाँ पर वैसे इनको गुणा करने के बजाय तोड़ दो, है ना, गुणनखंड कर दो। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, है ना। तो ये मैं लिख दिया 3 गुणे 3 गुणे 2, ये 2 लिख दिया। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ 10 की घात बताओ, पता नहीं मुझे, तो 9 और 1 जोड़ो कितना हो गया, 10, और -14 हो गया, तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट नहीं है। फिर r बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जोड़े देखो, ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो ये 3 लिख दिया, अब रूट हटा रहे हैं। फिर ये 2 का एक जोड़ा बना तो गुणे 2 लिख दिए, फिर ये 2 का बना गुणे 2 लिख दिए। अब 10 की घात क्या लिखेंगे यार, 10 की घात जितना भी होगा उसका आधा हो जाता है जब वर्ग से अंदर निकलता है।
यदि 10 होता तो 5 निकलता, 4 है तो 2 निकलेगा, माइनस है तो -2 निकलेगा, -4 है तो 10 की घात कितना हो गया, -2। समझ में आ गया ये? हाँ। अब ये r बराबर गुणा करके बताओ, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणे 10 की घात -2, ये किस में आएगा, मीटर में। मान मीटर में, SI मात्रक सब लिए तो किस में आएगा, मीटर में। और यदि आप चाहो कि मीटर को हटाना है तो ये सेंटीमीटर का मान ये होता है ना, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, C। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यदि मैं बोलता कि सेंटीमीटर को बदलो तो 10 की घात -2 लिखते, और 10 की घात -2 को हटा करके ये लिख सकते हो। इस तरह से दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया ये? अच्छा, इसका बी वाला भी देख लेते हैं। बी वाला क्या कहता है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो बल का मान कितना था, 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों में बराबर ही बल लगता है। यदि पहला गोला दूसरे पर 0.2 न्यूटन का लगाता है तो दूसरा वाला भी उतना ही बल लगाएगा। वही जैसे एक समय गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे, तो पृथ्वी जितने बल से हमको खींचती है, हम भी पृथ्वी को उतने बल से खींचते हैं। दोनों का बल क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह से इनके दोनों का बल कैसा होगा, बराबर होगा। अब ये बताओ कि ये आकर्षण वाला होगा कि प्रतिकर्षण वाला होगा। आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे पता कर लेते हो, आवेशों को देखो ना कैसे आवेश हैं। मान देखो, इसमें ये, इसमें कोई चिन्ह है, क्या है ये, प्लस, और इसमें भी कोई चिन्ह है, क्या है ये, धनावेश। कैसे होगा ये, सजाती। ठीक, सजाती आवेशों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो बी नंबर में लिख देना है, जो बल है वो कितना लगेगा, F बराबर 0.2 न्यूटन प्रतिकर्षण बल। इसको हल नहीं करना है, बस कॉमन सेंस लगा देना है कि भाई वो इतना बल लगा रहा है, ये लिखा ना कहाँ पर, 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दूसरा वाला भी उतने बल लगाएगा। ठीक है, चलिए अब करके देखिए। नहीं, तो इसका ए नंबर समझते हैं। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, और क्वांटीकृत का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। एक उसका छोटा टुकड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण। जैसे हमारा पूरा शरीर है ना, तो शरीर की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका इसका क्वांटा कहला गया, छोटा कण कहला गया। ठीक है, तो जब कोई चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांट। तो आवेश भी कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब क्या है, तो जो क्वांटीकरण की परिभाषा लिखे थे हम लोग, वही परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा के लिए हम एक बताए थे, इसमें ए बराबर क्या होता है, ए का जो है ए क्यू बराबर ±NE, जहाँ n बराबर क्या था, 1 2 3 ऐसे ऐसे, और जो E बराबर है वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये बता रहा है कि इससे छोटे आवेश का मान नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका है, फिर कोशिका से छोटा उसमें कुछ नहीं होता है। इसी तरह से जब आवेश होते हैं तो आवेश में सबसे छोटा आवेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर, और उससे छोटा आवेश नहीं होता है। ठीक है, सबसे छोटा कण है। इसी को हम बढ़ाते जाएं तो इसके गुना में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये उसी तरह से जैसे बाजार जाओ, एक पेन खरीदो 5 रुपए की, ठीक है, तो वो फिक्स कर रखा है कि इस पेन की कीमत कितनी है, 5। अब आप 100 खरीदोगे तो उसी के गुना में बढ़ेगा ना, उसकी 100 पेन की 500 कीमत हो जाएगी। 1000 खरीदोगे तो 5000 हो जाएगी। उसमें वो दिमाग मत लगाना कि यार ज़्यादा खरीदते हैं तो रेट कम हो जाएगा, उस हिसाब से नहीं। एक तरह से उसका रेट फिक्स है और हम उसका गुणा करते जाते हैं। इसी तरह से आवेश का भी मान क्या है, फिक्स है, स्थायी है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और मैं बोला था इसको रट लेना, परीक्षा में खाली स्थान में, विकल्प में, सत्य असत्य में कहीं भी ये क्वेश्चन घुस करके पूछ दिया जाता है कि मूल आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। तो एक बार सब कोई बोल के देख लेना, कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। किसका आवेश है ये, इलेक्ट्रॉन का। दूसरा नाम इसका क्या है, मूल आवेश। और तीसरा, ये प्रोटॉन में भी इतना ही आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का भी आवेश है, प्रोटॉन का भी आवेश है, और मूल आवेश भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पढ़ देना है
Q का मतलब है कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश। फिर इसको पढ़ देना है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये पूर्ण का मतलब ये संख्या से है, इनमें कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। तो यहाँ ये पूछा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इसे समझाइए या इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख देना है। तो क्या लिखोगे, इसको बोलो, किसी निकाय का कुल आवेश। फिर से बोलो ये, किसी निकाय का कुल आवेश। फिर इसको बोल के देखो, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। ये किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। फिर इसको बोलते हैं पूर्ण, ये संख्या जो होती है इसका नाम क्या हो गया, पूर्ण, और इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो गुणज, ये बराबर होता है। ठीक है, सूत्र से पढ़ा देना है, याद नहीं करना है। तो चलिए एक बार फिर से सब इकट्ठा बोलिएगा, हाथ पर रखूंगा, मैं ना बोलूंगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हाँ, बराबर भी लिख सकते हो ना, होता है, वो भी ठीक। तो लास्ट में एक बार बोल दूं, तो ये है किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ये ए नंबर में लिखना है। इतना लिखने के बाद ये सूत्र लिख के तो ये बता देना है कि क्या क्या है इसमें। अब बी नंबर में क्या पूछता है यार, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। थोड़ा भाषा जो है सरल सी नहीं है, पर समझते हैं। यहाँ पर जो स्थूल है, स्थूल का मतलब क्या समझते हो, सूक्ष्म समझते हो। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। उसी का विलोम शब्द क्या कहलाता है, स्थूल। तो स्थूल का मतलब क्या हो गया, बड़ा। जैसे चींटी सूक्ष्म है और हाथी स्थूल है, तो स्थूल का मतलब यहाँ क्या समझना है, बड़ा। तो आपके हिंदी का ज्ञान बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो यहाँ पर, तो यदि इसमें ऐसा समझ लेता हूँ, मेरे हाथ में मैं बोलूँ कि ये चाक का पाउडर गिनना है, तो आराम से हो सकता है 1-2 मिनट में गिन लो कि हाँ यार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 माने इतना गिन जाएगा। ठीक, इसकी गिनती कर सकते हो। ये छोटे पैमाने पर, सूक्ष्म पैमाने पर इसकी गिनती क्या है, कर सकते हो। जैसे सिर में कोई चंदा है, चंदा का मतलब चंदुआ है, बाल ना हो, है ना, थोड़े से बाल हों, और मैं गिनने के लिए बोलूँ तो आप उसको गिन दोगे कि हाँ 10-15 ठो। अब ऐसे जो घने बाल वाले हैं तो तब तक गिनोगे, एक आध थोड़ा छूट जाएगा, फिर भूल जाएगा यार ये तो छूट गया, फिर से गिनना पड़ेगा, तो ऐसा तो टाइम बीत जाएगा, है ना। इसी तरह से मैं बोलूँ कि अब इसमें कितने पाउडर हैं इसके भीतर, तब ये बड़ा पैमाना हो गया। बड़े पैमाने में थोड़ा गिनना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हम इसमें क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते। उपेक्षा का मतलब उसको नेग्लेक्ट करना, मानते नहीं है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब बड़े पैमाने पर हम आवेशों को देखते हैं तो क्या क्वांटीकरण को मानना चाहिए। जैसे मान के चलो कि मेरे अंदर कितनी कोशिका होगी, मैं एक स्थूल हूँ, सब लोग क्या है, स्थूल है। बड़े कोशी बहुकोशी जीव हैं, बहुत तरह की कोशिकाएं हैं, कितनी कोशिकाएं होंगी भला, अनलिमिटेड होंगी, पता न चलेगा। और वो उसी तरह से होता है, जब तक गिनोगे एक आध बढ़ जाएंगी या एक आध मर जाएंगी, तो जितना आपकी गिनती है तो खत्म हो गई वो। तो जैसे मैं बोलूं कि ये कितना बज के कितना सेकंड है ना, जैसे आप बताते हो तब तक 1 सेकंड बढ़ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हमारे शरीर में भी बहुत सारे क्या हैं, कोशिकाएं हैं। तो बड़े पैमाने पर आवेश की मात्रा अधिक होती है, बड़े पैमाने पर आवेश की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, इसलिए क्वांटीकरण की उपेक्षा कर दी जाती। बस इतना लिखना है, समझ में आ गया। क्योंकि हम अलग अलग आवेशों को गिन नहीं सकते हैं। ये दरी है, धागों से बनी है। ठीक है, चलो मैं एक लाइन लेता तो आप हो सकता है दिन भर में गिन के बता दे कि इसमें 10 लाइन लगा है, धागे 10 लाइन लगे। अब मैं पूरी दरी को बोल रहा हूँ कितने धागे होंगे, तो काम है छोड़ के भाग जाओगे, कौन गिनता रहेगा यार, फालतू का काम कौन करे। क्यों, क्योंकि अब ये भाग कैसा होगा, बड़े पैमाने में आप गिनने की उपेक्षा कर देते, फिर अंदाज लगाते होंगे 150 ठो या लाख ऐसा करके। जैसे मैं बोलूँ मेरे सिर में बाल कैसे हैं, तो गिनोगे नहीं, अंदाज बताओगे, कुछ होंगे करोड़ों ऐसा करके। ठीक है, तो अब बी नंबर में क्या लिखोगे आप, इसके बी नंबर में लिखोगे कि आप इस यहाँ पर पूरा इसी का इस्तेमाल करना है। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर देते हैं, क्योंकि आवेशों की मात्रा बहुत अधिक होती है। बस इतना है,
क्योंकि से लेकर आपका आंसर है, बाकी इसी को छापना है। ठीक है, अब बी नंबर में क्या लिखोगे, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इसी को उतार देना है। इस प्रकथन से तात्पर्य है, क्या हटा दोगे, क्या हो जाएगा, तात्पर्य है, फिर थोड़ा सा डैश करके नीचे क्या लिख दोगे, किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और फिर इसका ये लिख दोगे। ठीक है, तो चलो करो आप इसका जल्दी से। ठीक, तो अब ये भी थ्योरी वाला प्रश्न है, सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। जैसे मान के चलो रेशम और कांच यहाँ नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो एबोनाइट है, ये प्लास्टिक जो नेचुरल रबर का प्लास्टिक बनता है उसको क्या बोलते हैं, एबोनाइट, और ये फर है, बाल को क्या बोलते हैं, फर। तो एबोनाइट को किस में रगड़ते हैं, फर में, और इसको कागज़ के टुकड़े पास ले जाएंगे तो क्या होगा, आकर्षित करेगा, तो ये आवेशित हो गया, बाल भी क्या होगा, आवेशित होगा, दोनों आवेशित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कांच और रेशम दिया है, तो कांच भी आवेशित होगा और रेशम भी आवेशित होगा। ठीक, तो क्या दोनों में एक तरह के आवेश आएंगे, नहीं आएंगे, दोनों में कैसा होंगे, अलग अलग, एक इलेक्ट्रॉन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसमें हो जाएगा ऋणावेश, वो धनावेश, और जो लेगा उसको क्या हो जाएगा, ऋणावेश। थोड़ा सा ऐसा समझ लो, उदाहरण ले लें, जैसे सोडियम है तो इसका 281 होता है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिया तो इसमें क्या हो जाता है, प्लस, और इसी तरह Cl 287 होता है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन ये पा लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, Cl माइनस। तो इसी तरह से जैसे इसमें देखते हैं, तो जब हम एक वस्तु को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसमें, दूसरी वस्तु में, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें क्या होगा, धनावेश, और जिसमें आएंगे उसमें क्या हो जाएगा, ऋणावेश। तो अब इसकी भाषा को समझते हैं और आवेश संरक्षण से किस तरह से ताल्लुक़ रखता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आवेश न तो उत्पन्न हुए हैं न नष्ट हुए हैं, आवेशों का क्या हो गया है, स्थानांतरण हो गया, एक वस्तु से आवेश किस में चले गए, दूसरी वस्तु में। उदाहरण के लिए देखो, मान लो शुरू में रेशम के पास कोई आवेश नहीं थे, मान लो 0 आवेश, कांच के पास भी कोई आवेश नहीं थे, कितने हुए, 0, टोटल करो इनका, 0 आ जाएगा। अब मैं इसको रगड़ा, तो जैसे रगड़ा तो कांच में कितना आ गया, मान लो 10, कितना आ गया, +10, तो रेशम में कितना आया होगा, -10, उसी का उल्टा आएगा, बराबर आएगा, तो -10 और +10 क्या हो गया, 0। बाद में भी शून्य थे, पहले भी शून्य है। मान लीजिए प्रिया बैठी हैं, इनके पास 30 रुपये है, मेरे पास 70 रुपये है, इनको ज़रूरत पड़ी, दोनों को मिला के कितना हुआ, 100। ठीक, इनको ज़रूरत पड़ी, मैंने इनको जो है 50 रुपये दे दिया, इनके पास कितना हो गया, मेरे पास कितना बचा, अब टोटल कितना है, पैसा खर्च हुआ क्या, हम दोनों के बीच का जो पैसा है उतने के उतना ही है ना, बस यही संरक्षण कहलाता है। तो आवेश में जो है आवेशों का आदान प्रदान हो जाता है, पर आवेश कैसे रहते हैं, संरक्षित, नष्ट नहीं होते। ठीक, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है, देखना ध्यान से। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश आ जाते हैं। यहाँ पर ये लिख देना है, क्या लिखोगे, दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश, माने कांच में और रेशम में कैसे आवेश आएंगे, बराबर आएंगे, और कैसे आएंगे, विपरीत आएंगे। जैसे मान लो एक में +10 आया तो दूसरे में कितना आया, -10, तो 10-10 दोनों बराबर हो गए, और प्लस माइनस माने क्या हो गए, विपरीत हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आवेश का क्या होता है, संरक्षण होता है। तो देखो इसमें सिर्फ इतना लिख देना, कुछ नहीं करना। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक है, अतः यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से सामंजस्य रखता है। ठीक, इस लाइन पर पहुंच जाना है। हाँ, बस क्लियर हो गया। हाँ, दोबारा से देखो, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक है, फिर यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से सामंजस्य अतः करके लिख देना है। ठीक है, चलिए।